नमस्कार। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्ज़ाम 2021 में ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर हो चुका है और आप में से बहुत से लोग जिन्होंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्ज़ाम 2021 में आंसर राइटिंग किया है, उनके लिए भी और जो आगे आने वाले समय में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस में अपीयर होंगे आगे चल करके, उनके लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग इस बार का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पेपर आया है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनको कैसे लिखना चाहिए, कुछ इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें, बातचीत करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन में हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसके मेन एग्ज़ाम में दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही दो सेगमेंट यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में ऑप्शनल पेपर में हैं। सेगमेंट ए और सेगमेंट बी, दो खंड हैं। देयर आर टू सेगमेंट्स, सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी। जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें दो खंड बना करके सवाल पूछे जाते हैं और दोनों ही खंडों में सेगमेंट 1 में 14 क्वेश्चंस और सेगमेंट बी में भी 14 क्वेश्चंस, यानी टोटल 28 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनमें जो शब्द सीमा है वो 150 वर्ड्स की है। वर्ड लिमिट क्या है? 150 वर्ड्स। यानी आपको एक क्वेश्चन 150 वर्ड्स में लिखना है और 28 क्वेश्चंस हैं, तो हमें कितने वर्ड्स लिखने हैं? 4200 वर्ड्स लिखने हैं। 4200 वर्ड्स, 4200 शब्द लिखने हैं। तो इस लिहाज से देखें तो पेपर लेंदी है। आपको अपनी आंसर राइटिंग में स्पीड का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। स्पीड के साथ साथ कंटेंट और क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। कोई क्वेश्चन न छूटने पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना हर आंसर 8 से 9 मिनट में ज़रूर लिखें। यू मस्ट राइट ऑल योर आंसर्स विद इन 8 to 9 minutes. First, study the question, frame your answer in your mind, jot down few brownie points, and how to make value addition to your answer. Think about it. This should be done say around 1 to 2 minutes, and then remaining 6 to 7 minutes should be used in writing the answer. If you take more than the required time, then it is sure that you are likely to miss many questions later on, and as a result you will not be able to attempt the entire paper. That will lead to disqualification or not getting sufficient marks to qualify the main exam. तो जाहिर सी बात है, आपको इसका ख्याल रखना है कि खंड ए में और बी में जो 14 सवाल पूछे गए हैं और 150 मार्क्स के ये 150 वर्ड्स के ये जो शब्द सीमा तय की गई है, इस इतने शब्द लिखने के लिए 4200 शब्दों को आपको अधिकतम 8 से 9 मिनट में लिख लेना है। और फिर ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। उसके साथ साथ जो कुछ शब्द जोड़ते हैं, जो उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में होते हैं, व्याख्या करें, टिप्पणी करें, समालोचना करें,
समीक्षा करें, इत्यादि इत्यादि, उसी हिसाब से आपको अपना उत्तर लिखना चाहिए. सो देर आर टेल एंडर वर्ड्स और देर आर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस which are found in the question: examine, comment, critically examine, evaluate, compare, etc., etc. So you have to frame your answer according to these terms. That is very important. तो अगर आप देखिए तो पेपर 1 में भी सेक्शन ए में 14 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में 14 क्वेश्चंस और इसी तरह से पेपर 2 में भी पूछे गए हैं 14 questions and 14 questions each in section A and section B. So 28 questions again of 150 words and 28 questions. So it comes to around 4,200 words. एक बात और भी देखनी है आपको कि जो सेगमेंट ए है उसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, उसमें 5 क्वेश्चंस के सेट्स हैं. फिर क्वेश्चन 2 में 3, क्वेश्चन 3 में 3 सबसेट्स और इस तरह से क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 4 में 3 सबसेट्स. क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चंस के सबसेट्स हैं. क्वेश्चन 2 में 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 3 में 3 क्वेश्चन के सबसेट्स और क्वेश्चन 4 में 3 क्वेश्चन के सबसेट्स. इस तरह से आपके टोटल 14 क्वेश्चंस हैं. इसी तरह से सेगमेंट बी में और इसी तरह से पेपर 2 में भी. तो आइए क्वेश्चंस क्या हैं अब इनको देखते हैं. तो पेपर 1, गवर्नेंस इज अबाउट मैनेजिंग सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स. इलैबोरेट. शासन स्वसंगठित नेटवर्कों के प्रबंधन के संबंध में है, विस्तार से समझाइए. अब जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत जब करता हूं उसमें मैं आपको बताता हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बदल रहा है. जो आज के 20-30 साल 40 साल पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेडिशनल डेफिनेशन हुआ करती थी, अब वो बहुत कुछ बदल चुकी है. आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस का ज़माना है. नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है कि ऐसे बड़े बड़े संगठन जो लोकहित के व्यापक कार्यों को करने के लिए अपने संसाधनों को एक साथ में मिलाते हैं और फिर उस व्यापक उद्देश्य को पूरा करते हैं. So network organizations are those organizations which pool their resources to achieve a larger public interest or a larger public good for a larger public objective. अब आप इसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं जो अभी COP26 ग्लासगो में हुआ और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के लिए जो समिट मीटिंग में और बाद के सेशंस में फैसले लिए गए कि हमें किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के ख़तरों से निपटना है. उसमें आपने देखा कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि तमाम इंटरनेशनल लेवल्स पर काम करने वाले, नेशनल लेवल्स पर काम करने वाले, लोकल और स्टेट लेवल पर काम करने वाले NGOs हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, कॉरपोरेट्स हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने के लिए आगे आ रहे हैं. सरकार अकेली ये काम कर भी नहीं सकती है. इसी तरीके से जितने भी आज ग्लोबल इश्यूज़ हैं, वो चाहें टेररिज्म हो, वो एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी हो, या फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हों, यानी वैश्विक आतंकवाद है या वैश्विक भुखमरी है, वैश्विक निर्धनता है, या जो हम वैश्विक स्तर पर समस्याएं देखते हैं, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करते हैं, तो ये किसी भी देश की सरकार अकेले इन्हें पूरा नहीं कर सकती.
तो इसके लिए सरकार स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, संघ के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संगठन काम कर रहे हैं, उनके वित्तीय संसाधन, उनके पेशेवर दक्षता, उनको एक साथ ले आती है। और जब ऐसे बड़े बड़े संगठन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे नेटवर्क्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो व्हेन ऑल सच organizations come together to pool their resources, finances, expertise, then they are called network organizations. तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? शासन स्वसंगठित नेटवर्कों के प्रबंधन के संबंध में है, विस्तार से बताइए। गवर्नेंस इज अबाउट मैनेजिंग सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स। तो अब आपको ये बताना होगा कि आज अगर सरकार को सामाजिक आर्थिक विकास, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए योजनाओं को क्रियान्वित करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती। इसके लिए लोक निजी सहभागिता, इसके लिए संगठनों का नेटवर्क, इसके लिए एनजीओज, स्वयं सहायता समूह इत्यादि को एक साथ लाना होगा और सरकार को उन्हें सेवा और सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। तब ये जनता का स्तर पर जाकर के उन योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को यथार्थ के धरातल पर लागू कर पाएंगे और तभी उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा जिसके लिए सरकार ने योजना और कार्यक्रम बनाई है। सो यू हैव टू राइट हियर दैट हाउ गवर्नमेंट में अचीव ऑल इट्स ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू हेल्थ, education, social welfare, development, or any other matter. The plan, policies and programs framed by the government cannot be implemented on the ground level by the government alone itself. Rather, it has to seek collaboration and cooperation from the civil society, from NGOs, self-help groups, through public-private partnerships, and all the stakeholders which can help in achieving that goal of the government plan, policies and program. And therefore, at the ground level, government has to provide the facilities, services and empower these network organizations. This is the role of the government, and governance can only be improved when you empower and strengthen such network organizations. That is how you will write this answer. क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है, टू डायमेंशनल टैक्सोनॉमी वॉज यूज्ड बाय हर्बर्ट साइमन टू डिस्क्राइब द डिग्री टू विच डिसीजंस आर प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड। एक्सप्लेन। हर्बर्ट साइमन ने निर्णयों में प्रोग्राम या गैर प्रोग्राम की व्याख्या के लिए द्विआयामी वर्गीकरण का उपयोग किया था। व्याख्या कीजिए। तो अब इस आंसर को लिखने के लिए, जैसे कि पहला जो आंसर था उसमें नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं उनको डिफाइन कीजिए। उसके बाद बताइए कि कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सिविल सोसाइटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके साथ मिलकर के जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, गवर्नमेंट उसको प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल करेगी। गवर्नेंस यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, पॉलिसी एंड प्रोग्राम। गवर्नेंस इज अ प्रोसेस, गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन। सरकार एक संस्था है और शासन एक प्रक्रिया है। और फिर आप इसमें करंट एग्जाम्पल्स जोड़ सकते हैं, जिसमें कि COP26 लिख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिख सकते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लिख सकते हैं, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। इसमें आप लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल के तमाम इश्यूज लिख सकते हैं। जैसे अभी सरकार ने जो वैक्सीनेशन ड्राइव की है, टीकाकरण अभियान चलाया है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी तरह से आप हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, इसके बारे में लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं गवर्नमेंट की मुद्रा स्कीम्स के बारे में, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आत्मनिर्भर भारत। ये
गवर्नमेंट तभी लागू कर सकती है, गवर्नेंस का प्रोसेस तभी कंप्लीट हो सकता है जब नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें शामिल किया जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का पार्ट बी, टू डायमेंशनल टैक्सोनॉमी वाज यूज्ड बाय हर्बर्ट साइमन टू डिस्क्राइब द डिग्री टू विच डिसीजंस आर प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड, एक्सप्लेन। हर्बर्ट साइमन ने निर्णयों में प्रोग्राम या गैर प्रोग्राम की व्याख्या के लिए द्विआयामी वर्गीकरण का उपयोग किया था। तो अब यहाँ पर आप पहले हर्बर्ट साइमन, और जैसा कि आप अगर अपने क्लास नोट्स देखेंगे जो हमने क्लास में आपको लिखाया है, उसमें क्वेश्चन 1 भी आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन 2 भी, जिसमें हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग मॉडल के किस तरीके से हर्बर्ट साइमन ने बताया ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक विधि, जिसको उन्होंने सेटिस्फाइसिंग मॉडल भी कहा, सेटिस्फाइसिंग प्रतिमान, जिसमें उन्होंने कहा फर्स्ट स्टेप इज determination of the problem, second step development of alternatives, third step evaluation of alternative, fourth step selection of the alternative, and fifth step implementation of the alternative. And the moment we implement the alternative, it becomes a decision. And then there is a feedback so as to analyze whether our problem has been solved or not. So what is a decision? A decision is selection of the best possible alternative. A decision is the selection of the best possible alternative to counter or eliminate any problem. निर्णय क्या है? निर्णय किसी भी समस्या के समाधान के लिए लिया गया, चुना गया सर्वोत्तम विकल्प है। तो ये हर्बर्ट साइमन की परिभाषा पहले आप बता करके बताएंगे। इतने चरणों में उन्होंने बताया कि पहले तो समस्या क्या है इसका निर्धारण करें, उसके बाद विकल्पों का विकास करें, उसके बाद विकल्पों का मूल्यांकन करें, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करें, फिर जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प हमने चुना है उसे लागू करें, और जैसे ही लागू करेंगे ये क्या बन जाएगा? निर्णय। और फिर निर्णय की प्रतिपुष्टि कि क्या हमारी वो समस्या दूर हुई जिसके लिए हमने इस विकल्प को चुना था, पूरी तरह से दूर हुई या आधी अधूरी दूर हुई या बिल्कुल दूर नहीं हुई। तो ये बताने के बाद फिर आप आएंगे कि हर्बर्ट साइमन ने कहा कि निर्णय 2 प्रकार के होते हैं। According to Herbert Simon, he has classified the decisions in 2 broad categories. Decisions are of 2 types: programmed decisions and non-programmed decisions. हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय 2 प्रकार के होते हैं: कार्यक्रमित निर्णय और अकार्यक्रमित निर्णय। प्रोग्राम्ड डिसीजंस, ये मैंने आपको क्लास नोट्स में बहुत विस्तार से लिखा है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ वेरी इलेबोरेट मैनर। वो आप नोट्स क्लास में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। यहां पर आप क्या बताएंगे? अगर आपने मेंस का पेपर दिया है या आप आगे देंगे तो आप बताएंगे प्रोग्राम्ड डिसीजंस आर दोज which are taken in terms of day-to-day routine problems. As a result, for such decisions, the procedures, standard operating procedures, SOPs, are already determined and clear. The roles and duties are clearly defined and alienated. Who will do what? Everybody knows about it. And therefore such structured decisions are called programmed decisions. यानी ऐसे निर्णय जो उन समस्याओं के संदर्भ में लिए जाते हैं जो दैनिक आधार पर उभरती रहती हैं, दैनंदिन होती हैं, और ऐसी समस्याओं के लिए पहले से ही एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होती है, पूर्व निर्धारित व्यवस्था होती है,
किसको क्या कार्यदायित्व दिया जाना है, किसको क्या कार्य करना है, ये पहले से ही आवंटित और स्पष्ट और परिभाषित होता है। तो ऐसे निर्णय संरचनात्मक होते हैं जिनके बारे में पहले से ही सारी व्यवस्था स्थापित होती है, और इसलिए ऐसे निर्णयों को कार्यक्रमित निर्णय कहते हैं। Whereas non-programmed decisions are those which are taken in terms of those problems which cannot be anticipated or foretold, or which could not be apprehended earlier, which do not have any premonition. They appear suddenly, instantly. They come out of the blue before us, like pandemic, COVID-19. We were not prepared for that. Like any natural or man-made disasters, like anything which comes before our administration and government, and we are awestruck, we are shocked. Who will do what, when, how? Standard operating procedures are not fixed. And therefore, such decisions are taken only at the top level of administrative hierarchy. They are called crisis management group. Such decisions do not have any defined structure. Such decisions do not have any standard operating procedures. Such decisions do not have clearly laid down responsibilities and functions. There is no alienation or clear allocation of functions and responsibilities. Hence, in such a sudden out of blue emerging crisis, when a problem has arrived, the decision has to be taken at the topmost level. This is called non-programmed decision. तो अकार्यक्रमित निर्णय क्या होते हैं? जो किसी ऐसी समस्या के संदर्भ में लिए जाते हैं जो अचानक से पैदा हो गई हो, जिसके बारे में पहले पूर्वानुमान नहीं किया गया था, जिसकी पहले आशंका नहीं थी। इसलिए ऐसे निर्णयों के संदर्भ में पहले से ही कोई व्यवस्था या पूर्व विधि स्थापित नहीं होती है, कोई प्रक्रिया तय नहीं होती है। अब ऐसी संकट और ऐसे समस्या के समाधान में, इसलिए जब पहले से कुछ तय नहीं है कि कौन क्या और कैसे करेगा, प्रक्रिया क्या होगी, तो ये निर्णय केवल शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं, जबकि कार्यक्रमित निर्णय अपने अपने पदसोपानिक क्रमों के स्तर पर लिए जाते हैं। सो सच डिसीजंस आर टेकन ओनली एट द हाईएस्ट लेवल, नॉन प्रोग्राम्ड। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको आसानी से समझने के लिए, कि लखनऊ में जो एयरपोर्ट है, अमौसी हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमौसी का जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लखनऊ में, अगर इसके थाना क्षेत्र में कोई सामान्य अपराध होता है, किसी तरीके का क्राइम होता है, तो उस थाने का जो पुलिस बल है, जो वहाँ का थाना अध्यक्ष है, वो मौके पर जाएगा, छानबीन होगी, तफ्तीश होगी, जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ होगी, जिस पर शक शुबा होगा उसको पकड़ा जाएगा, गिरफ्तारी होगी, एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमा चलेगा, और फिर अदालत में अगर वो साबित होता है जुर्म तो सजा होगी। तो आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब में व्यवस्था दे दी गई है कि पुलिस के सिपाही से लेकर के डीजी पुलिस तक लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल में किसकी क्या भूमिका होगी, किसका क्या रोल होगा, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोर्ट न्यायालय में कैसे मामला जाएगा, वहाँ कैसे जिरह बहस होगी, ये सब क्या है, पहले से तय है। ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए है। ये क्या है, कार्यक्रमित निर्णय है, प्रोग्राम्ड डिसीजंस है। लेकिन अगर अमौसी हवाई अड्डे पर अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल लोकल पुलिस को यह सूचना देता है
कि अभी अभी जो एयरलाइन टेक ऑफ की है उसे हाईजैक कर लिया गया है। उसमें टेररिस्ट अपनी कुछ मांग रख रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि वो सारे यात्रियों को मार डालेंगे, जहाज को उड़ा देंगे। अब इसमें लोकल पुलिस का कोई रोल नहीं हो पाएगा। अब इसमें थाना जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेगा। एसपी डीआईजी को बता देंगे, डीआईजी आईजी को बता देंगे, आईजी डीजी को बता देंगे। मामला भारत सरकार तक पहुंचेगा। वहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, डायरेक्टर रॉ, अब एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनेगा। अब प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी बैठेगी। अब वो फैसला लेगी कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, टेररिस्ट की बात माननी है, नहीं माननी है, कितनी माननी है, कैसे सुरक्षित यात्रियों को छुड़ाना है। अब इसके लिए पहले से ही कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, न इसके लिए हम कोई पुरानी हो चुकी वारदात का सहारा ले सकते हैं कि पिछली बार हमने जब IC-814 जो इंडियन एयरलाइंस का जहाज नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से चला और अंततः वो कांधार में ज़बरदस्ती लैंड कराया गया। वहाँ पर फिर हमारे उस समय के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह थे। वो गए और कुछ आतंकियों को छोड़ा गया, कुछ उनको रुपया दिया गया और फिर किसी तरीके से यात्रियों की सुरक्षित वापसी कराई गई। तो हर बार हम ऐसा ही करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या होगा ऐसी परिस्थिति में, अगर इस तरीके की कोई समस्या आती है तो ये उच्च स्तर पर ही जो उस समय की परिस्थितियां हैं, हालात हैं, जो उस समय का नेतृत्व है, जो उस समय का राजनीतिक और प्रशासनिक उच्च स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, वो तय करेंगे। इसलिए क्या कहलाएगा? अकार्यक्रमित निर्णय। सो इन सच अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ ट्रिगरिंग मोमेंट, व्हेन देयर इज नथिंग which could be done about it and there is a sudden emergence of a problem, so the highest and topmost political and administrative leadership of the country, according to the situation of the time, they will take decisions. This will be called non-programmed decisions. तो ये आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 1 का C है, examine the approach of public service motivation as an inducement to bring the desired level of efficiency in public service delivery. लोक सेवा परिदान में दक्षता को वांछित स्तर पर लाने के लिए लोक सेवा अभिप्रेरण उपागम का एक अभिप्रेरक के रूप में परीक्षण कीजिए। तो अब यहां आपको यह बताना है कि कैसे आप सिविल सेवा में काम करने वाले अधिकारियों को अभिप्रेरित करके उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। और जब उनका मनोबल बढ़ेगा तो वो समाज के प्रति अधिक समर्पित होंगे। जब वो समाज के प्रति अधिक समर्पित होंगे तो वो सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जहां से अंत्योदय की भावना का उदय होगा। सो इट विल लीड टू अनटू द लास्ट। If the workforce of the civil services, the officials of the government, they are motivated, their morale is high, then they are more accountable to the government of the day and more service provider to the society. They have the values of compassion, service, and therefore first you have to write about what is motivation. तो आप पहले तो अभिप्रेरणा क्या है इसके बारे में बात करेंगे और मोटिवेशन फिर कैसे सिविल सर्वेंट्स में, सिविल सेवा के अधिकारियों में जागृत किया जा सकता है, इस पर आएंगे और इस तरह से आप अपने उत्तर को आगे बढ़ाएंगे। सो यू विल हैव टू राइट अबाउट मोटिवेशन, डिफाइन इट, हाउ इट कैन बी इनकल्केटेड, हाउ द सिविल सर्वेंट्स कैन बी इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, एंड देन you will frame your answer accordingly so as to improve the efficiency in public service delivery. This is very important line. Desired level of efficiency in public service delivery. कि लोक सेवा परिदान में दक्षता को वांछित स्तर पर लाने के लिए, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसको जहां संभव हो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए
फिर उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको पकड़िए और उन कीवर्ड्स के आधार पर अपने आंसर को एक्सप्लेन कीजिए. सो वेन एवर यू राइट एन आंसर, फर्स्ट स्टडी द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, fragment it into smaller parts, and then select the striking words that you find in the question, and according to those striking words frame your answer and write it. So this is very important. Desired level of efficiency in public service delivery. You don't have to just deliver, you have to take it a notch high. Desired level of efficiency, you have to bring it up. That is very important. तो आप इसको कैसे वांछित कार्यकुशलता का स्तर पर लाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो. क्वेश्चन 1 का डी. In theory, the civil society organizations promote cooperation between people and public service organizations. But in practice, their activities restrict the promotion of government programs. Analyze. सैद्धांतिक रूप से नागरिक समाज संगठन, जनमानस और सार्वजनिक सेवा संगठनों के मध्य सहयोग का संवर्धन करते हैं, किंतु व्यवहार में उनकी गतिविधियां सरकारी कार्यक्रमों के संवर्धन को सीमित करती हैं. विश्लेषण कीजिए, एनालाइज. तो यहां विश्लेषण करना है. तो जब भी विश्लेषण करना है तो उसमें गुण और दोष और फिर निष्कर्ष, ये तीनों बातें लिखनी होंगी. सो व्हेन एवर इट इज आस्क्ड टू एनालाइज इन एनी क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, and then conclude accordingly. तो पहले तो सैद्धांतिक रूप से नागरिक समाज संगठन, ये प्रश्न क्या एक हिस्सा हुआ. दूसरा, जनमानस और सार्वजनिक सेवा संगठनों के मध्य सहयोग का संवर्धन करते हैं, ये दूसरा हिस्सा हुआ. किंतु व्यवहार में उनकी गतिविधियां सरकारी कार्यक्रमों के संवर्धन को सीमित करती हैं, ये तीसरा हिस्सा हुआ. सो इन थियरी द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज द फर्स्ट पार्ट, promote cooperation between people and public service organizations, second part, but in practice their activities restrict the promotion of government programs, third part. तो पहले सिविल सोसाइटी क्या है इसको डिफाइन कीजिए, नागरिक समाज क्या है इसे परिभाषित कीजिए. नागरिक समाज बताइए. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिविल सोसाइटी. 5 प्रकार के नागरिक समाज है. कौन कौन से? 1 2 3 4. ये भी क्लास नोट्स में मैंने आपको कराया है, या आप हमारे क्लास नोट्स ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. तो सिविल सोसाइटी क्या है, पहले इनको आपने डिफाइन किया, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. और जब आपने इसको डिफाइन किया तो साथ में आप ये भी बताएंगे हाउ डू दे प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन पीपल एंड पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, कि कैसे ये सार्वजनिक सेवा संगठनों और जनमानस के बीच संबंधों को बेहतर बनाते हैं. निश्चित रूप से जब आप पहले उनको डिफाइन कर लेंगे, बता देंगे कि ये प्रकार के होते हैं, तो अपने आप वो चीज़ स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी. बट इन प्रैक्टिस देयर एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट द प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. अब कई बार हमने देखा है, कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दीजिए. नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाना हो, या 4 धाम प्रोजेक्ट हो, या केरल में अभी सिल्क लाइन रेल रूट का कंस्ट्रक्शन हो, या इस तरीके से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े पैमाने पर लोगों को डिस्प्लेस करता है, या एनवायरनमेंट इकोलॉजी को डिग्रेड करता है, या ट्राइबल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है. तो कई बार सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ही सरकार के मुखालिफ हो जाते हैं, वो सरकार की इन योजनाओं का विरोध करते हैं. और इस तरह से जो अब तक हम देख समझ रहे थे कि नागरिक समाज के संगठन जनता और सरकार के बीच एक बेहतर सेतु संपर्क और संवर्धन का काम कर रहे थे, वो विरोध में आकर खड़े हो जाते हैं. सो यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स दैट राइट फ्रॉम नर्मदा बचाओ आंदोलन,
to Chipko movement to any nuclear plant construction, or the recent, which is in the pipeline in Kerala, Silk rail route project, which is being opposed by environmentalists and ecologists of the country, be it a Char Dham project or any large infrastructure project where people are displaced at large number, or there is an apprehension that the large area will be marooned underwater. Forest has to be cut down, so large deforestation will take place, tribal rights will be encroached upon, or for that matter any such activity which may affect the environment, ecology, people or economy of the local area. What we find that the civil society organizations, they come against the government so as not to go ahead with these infrastructure development program. So you have to write your answer like this and then conclude it that not always it happens that civil society organizations are at loggerheads with the government. But yes, there are instances when we have seen this, that civil society organizations come against the government for any such activities or programs. तो आप अपने निष्कर्ष में लिखेंगे कि ऐसा नहीं कि हमेशा नागरिक समाज के संगठन सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता भी है कि नागरिक समाज के संगठन जब ऐसी कोई विशाल बड़ी परियोजना होती है तो उसमें अपने हित होते हैं। हालांकि आप इसमें बहुत सारे बातें हैं, इसमें फॉरेन प्लेयर्स भी आ जाते हैं, इसमें फॉरेन फंडिंग होती है, जो राइवल ग्रुप्स हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो एंटी गवर्नमेंट लॉबिंग है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, वो ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपने जो हमारा फार्मर्स एजिटेशन देखा, 1 साल तक चलता रहा, इसमें सिख फॉर जस्टिस और तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे घुसपैठ बना लिए जिनका किसान के हितों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने किसानों के नाम पर सरकार को चारों तरफ से घेरने के लिए एक योजना के तहत साजिश की। फिर 26 जनवरी की वो दुखद घटना हुई पिछले साल, उसके बाद उसकी परिणति लखीमपुर तक आपने देखी कि किस तरीके से ये पूरा कृषि आंदोलन अपने रास्ते से हट करके हिंसक होता चला गया, जिसमें राजनीतिक दलों की जो भूमिका रही वो भी बहुत अच्छी नहीं रही। इसमें तमाम नागरिक समाज के संगठन भी जुड़ गए जो सीधे तौर पर कृषि या किसानों से जुड़े हुए मामलों से संबंधित नहीं थे। सिख फॉर जस्टिस जैसे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि देश के बाहर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में प्रो खालिस्तानी मूवमेंट चलाते हैं, उन्होंने उसको फंड करना शुरू किया। जिस तरीके से आपने दिल्ली के नज़दीक सिंघू बॉर्डर पर देखा कि तमाम बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स और जिस तरीके का वहाँ पर खान पान और जो सालों मूवमेंट को चलाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, ये इस देश का साधारण किसान तो नहीं खर्च कर सकता था। उसके पास तो अपने खेती किसानी लायक संसाधन और रिसोर्सेज नहीं है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा था। इसलिए आपको एक पक्ष ही नहीं लिखना है, आपको दोनों पक्ष लिखने हैं। क्वेश्चन 1 का ई, Fayol and Taylor had different management perspectives while having similar goal of organizational efficiency. Comment. Fayol और टेलर के प्रबंधन दृष्टिकोण भिन्न थे किंतु संगठनात्मक दक्षता का लक्ष्य एक समान था। टिप्पणी कीजिए। Comment. So whenever the term comment is used, you have to first make a comparison, compare, second criticize if possible, and third conclude. कंपेयर, क्रिटिसाइज एंड कंक्लूड, यानी कि तुलना करें। अगर टिप्पणी करने के लिए पूछा गया है तो आप पहले तुलना करें, यदि संभव है किसी से करना, देखें कुछ आलोचना करने लायक विषय है तो आलोचना करें और फिर निष्कर्ष निकालें। तो मैं जब आपको पढ़ाता हूं, आपने क्लास नोट्स में देखा होगा या जिन्होंने क्लासेस नहीं की हैं उनके लिए
कि मैं बता देता हूं कि टेलर और फेयोल दोनों ही क्लासिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के स्कॉलर्स हैं, शास्त्रीय संगठन विचारधारा के माने जाते हैं, और दोनों ने ही प्रोडक्शन और प्रॉफिट कैसे बढ़े इस पर ज्यादा बल दिया। दे एम्फसाइज्ड अपॉन प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। लेकिन दोनों का अप्रोच अलग था, दोनों की सोचने की शैली अलग थी, दोनों के सिद्धांतों में कुछ अंतर था। तो हम क्या करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं सर्कुलर फॉर्म में, वेन डायग्राम बनाते हैं। यहां पर लिखते हैं टेलर, यहां लिखते हैं फेयोल, और यहां पर वो पॉइंट्स जो टेलर और फेयोल के बीच कॉमन है उनको लिख देंगे, और जो टेलर और फेयोल के बीच अलग अलग हैं उनको लिखेंगे। तो आपका एक पिक्टोग्राफिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी होगा, वैल्यू एडिशन होगा, ब्राउनी पॉइंट्स जुड़ जाएंगे, और एक चित्रात्मक प्रस्तुति होने से जो प्रश्न लिखने का आकर्षण होता है, जो उसमें गुणवत्ता होती है, मूल्य होता है, वो बढ़ जाता है। सो फर्स्ट मेक अ वेन डायग्राम, 2 circles, describe about the common principles of Taylor and Fayol in this segment, which is the common part of the circle, and then explain about those differences which are found in the views of Taylor and Fayol, and that is how it will become self-explanatory, that how Taylor and Fayol, despite being in the same school of thought, their approach was different, their style was different, and that is how you will be able to explain it. For example, Taylor talked about from the lowest level of hierarchy, laborer, worker class, to the middle class, middle level management, to the higher level management. Whereas Fayol restricted and confined himself only to the higher class management. Taylor talked about division of dividends. Fayol only talked about maximization of profit. Taylor emphasized upon shop floor management, whereas Fayol emphasized only upon टॉप मोस्ट मैनेजमेंट। तो इस तरह से आप पॉइंट्स दे सकते हैं, बिंदु दे सकते हैं, जो यहां लिख सकते हैं कि कैसे टेलर ने श्रमिकों के यानी संगठन में काम करने वाले न्यूनतम स्तर पर से मध्यक्रम और उच्च क्रम सभी को एक साथ अपने विचारों में जोड़ा, जबकि फेयोल ने केवल और केवल उच्च स्तर के प्रबंध तक अपना ध्यान केंद्रित रखा। दूसरा, टेलर ने कार्यशाला प्रबंधन पर बल दिया, फेयोल ने उच्च प्रबंधन पर बल दिया। टेलर ने लाभ के बंटवारे का सिद्धांत प्रस्तुत किया, फेयोल ने लाभ के अधिकाधिक किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में एक ही विचारधारा का होने के बावजूद अंतर पाया जाता है। Now start question 2. Behavioral approach has been questioned on the basis of its utility in the analysis of administrative problems. Discuss the weaknesses of the approach and the shifts made therein. व्यवहारवादी उपागम द्वारा प्रशासनिक समस्याओं के विश्लेषण करने की उपयोगिता प्रश्नांकित हुई है। उपागम की कमियों और उसमें लाए गए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो ये भी आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, टुकड़ों में बांटें और विवेचना कीजिए। डिस्कस। तो अब जब आप इसको करेंगे तो जैसा आपने देखा कि क्लास नोट्स में, क्लास लेक्चर्स में हमने आपको बताया कि 3 तरीके के अप्रोचेस हैं: क्लासिकल थियरी, ह्यूमन रिलेशन थियरी एंड बिहेवियरल थियरी। यानी कि शास्त्रीय संगठन सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत क्या हैं, किन्हें कहते हैं, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, आप इसको बताइए, और फिर उनमें क्या कमियां रह गई और उनको कैसे दूर कर रहे हैं ये बताइए।
आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। इसके लिए भी आप क्लास नोट्स रेफर कर सकते हैं। यू में गो टू दी क्लास नोट्स और क्लास लेक्चर्स, या जो पिछले बैच अभी हमने ख़त्म किया है कुछ दिनों पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके आप वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। Question 2b, public administration has been viewed as a socially embedded process of collective relationship, dialogue and action. Examine the statement in light of the consensus achieved in the third Minnobrook conference. लोक प्रशासन को सामूहिक संबंध, संवाद और कार्यवाही की सामाजिक रूप से अंतर्निहित प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में बनी आम सहमति के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन, तो एक मैंने शीट बनाई थी जिसमें मैंने इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, एग्जामिन, इलेबोरेट, डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, कंपेयर, क्रिटिसाइज, यानी जिसमें टिप्पणी करें, व्याख्या करें, समीक्षा करें, आलोचना करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, इत्यादि इत्यादि जो पूछा जाता है, तो क्या लिखना चाहिए ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वो लिंक हम आपको इसके साथ दे देंगे ताकि आप क्लियर हो जाएं कि अगर एग्जामिन पूछा गया तो क्या करना है, डिस्कस पूछा गया तो क्या करना है, कमेंट पूछा गया तो क्या करना है, क्रिटिसाइज पूछा गया तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो वो हम आपको एक शीट उपलब्ध करा देंगे या लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर इन अ मोर क्लियर, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट मैनर। तो इसमें पहले तो लोक प्रशासन सामूहिक संबंध है, ये आपको पता है। इसको पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन कीजिए और फिर आप बताइए कि कैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मिन्नोब्रुक हुआ। आपको पता है 1968 में फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है इस आंसर में, लेकिन समझना जरूरी है। बैकग्राउंड अगर क्लियर नहीं होगा तो आप आंसर बेहतर नहीं लिख पाएंगे। तो आप बताएंगे कि कैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बाद, फिर सेकेंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 20 साल बाद 1988 में हुई, और फिर थर्ड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 20 साल बाद आपने देखा कि 2008 में हुई। तो 1968, 98, 2008, फर्स्ट मिन्नोब्रुक, सेकेंड मिन्नोब्रुक एंड थर्ड मिन्नोब्रुक। तो थर्ड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस में जो डेवलपमेंट्स हुए उसके बारे में आप लिखेंगे और तब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस क्या है ये भी आप क्लास नोट्स या लेक्चर्स या वीडियो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। क्वेश्चन 2C, public private partnership phenomena has been transformed into a type of governance scheme or mechanism. Discuss its capacity to overcome future challenges. सार्वजनिक निजी भागीदारी परिघटना एक प्रकार की शासन योजना अथवा क्रियाविधि में परिवर्तित हो गई। भविष्य की चुनौतियों से पार पाने की इसकी क्षमता की विवेचना कीजिए। यह भी हमने क्लास में काफी इलेबोरेटली डिस्कस किया है। So first define what is public-private partnership. With example, you should quote that how it has transformed into a type of governance scheme, that large infrastructural projects in the country, be it Yamuna Expressway, Lucknow Agra Expressway, Purvanchal Expressway, Bundelkhand Expressway, Jaipur Delhi Expressway, or construction of large airports, international airports, seaports, multimodal transport projects, all these giving examples have been implemented on the ground through public-private partnership. And then what are the shortcomings in it and what could be the future challenges? Describe about it with solution. Your answer will be complete. तो इस तरीके से आप ये आंसर अपना पूरा कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो आप ऐसे उदाहरण दीजिए कि कैसे भारत में लोक निजी सहभागिता की शुरुआत सन 2000 के बाद
के दशक में हुई। और उदाहरण देते हुए, जैसे मैंने अभी आपको दिए, बड़ी बड़ी विशाल अधोसंरचना से जुड़ी परियोजनाएं लोक निजी सहभागिता के आधार पर बनाई गई, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं। प्रायः भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगता है, पक्षपात का आरोप लगता है, राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगता है। तो भविष्य में होने वाली चुनौतियां इससे क्या जुड़ी होंगी और कैसे उन चुनौतियों को हम दूर करेंगे, इसको लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन 3A। Integration of different streams of administrative thought to propound a universal administrative theory is hindered by the impact of culture. Critically examine. Now, first part of this question, integration of different streams of administrative thought. Second part, to propound a universal administrative theory. Third part is hindered by the impact of culture. So, you have broken this question into 3 parts. प्रश्न क्या है? एक सार्वभौमिक प्रशासनिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्रशासनिक चिंतन की विभिन्न धाराओं का समाकलन संस्कृति के प्रभाव से बाधित होता है। आलोचनात्मक परीक्षण के लिए, यानी अब इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, फिर छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बांटेंगे। एक सार्वभौमिक प्रशासनिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए पहला भाग, प्रशासनिक चिंतन की विभिन्न धाराओं का समाकलन दूसरा भाग, संस्कृति के प्रभाव से बाधित होता है तीसरा भाग। सो व्हाट दिस क्वेश्चन डिमांड्स? Now this question demands that how we can make universal principles of public administration, meaning thereby such principles which are globally adopted, accepted and practiced in all the countries of the world. If we can make this happen, that the principles of public administration become common, universal and acceptable to all in all the countries of the world, then we can say truly that public administration has become universal like a science. But is it really possible? Because every country has its own culture, social economic issues, administrative political problems, and according to the social, economic, political, cultural background, problems, issues of those countries and the regions, public administration has to correspond to the needs of the circumstances of that time, of that cultural, social, economic setup. And therefore, it is neither possible nor feasible to have universal principles of public administration which can be globally, internationally implemented, accepted, adopted, preached, professed and practiced. Because the cultural setup, social and economic background, political culture of every society, every region, every country is different. So how is it possible to make universal principles which are culturally isolated and alienated? How come principles of public administration in Arab countries, in America, in European countries, in India or elsewhere, they can be made one single universal principle, which is not possible because of cultural, social, economic, political differences, problems, issues and challenges. तो हमें इसमें यही बताना है कि हर देश का, हर क्षेत्र का, हर समाज का अपना एक ताना बाना होता है, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियां और पृष्ठभूमि होती हैं, वहाँ अलग अलग तरह की समस्याएं और चुनौतियां होती हैं।
और उस क्षेत्र का, उस देश का, उस समाज का लोक प्रशासन इन्हीं सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियों और समस्याओं को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। ये एक आदर्श स्थिति है कि लोक प्रशासन के सिद्धांत सार्वभौमिक हों, ऐसे हों जो सारे विश्व के सारे देशों में एक साथ समान रूप से उनका व्यवहार, प्रयोग और स्वीकार किया जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपको लिखना है कि सिर्फ दुनिया के अलग अलग देशों में ही संस्कृति भिन्न नहीं है। सिर्फ भारत को ही अगर आप देख लें तो भारत में जम्मू कश्मीर की अलग संस्कृति, खान पान, रहन सहन, समस्याएं। अगर हम राजस्थान आए, पंजाब आए, उत्तर प्रदेश आए, इस तरह से हम अपने नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के राज्यों में जाएं, इस तरह से हम दक्कन में आए, दक्षिण के राज्यों में जाएं, हम पाएंगे वहाँ की संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, वहाँ की समस्याएं अलग अलग हैं, वहाँ की भू राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग है। तो अपने एक देश में जब हम एक जैसा शासन प्रशासन नहीं बना सकते हैं, तो कैसे संभव है कि हम पूरे विश्व के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा लोक प्रशासन का सिद्धांत बना पाएं जो सारे देशों में सर्वमान्य रूप से सार्वभौमिक हो और स्वीकार्य हो। क्वेश्चन 3B, जुडिशियल रिव्यू, prevention of misuse or abuse of administrative power, and provision of suitable remedies are the basic principles of administrative law. Justify as how various organs of the state are able to uphold these principles. न्यायिक समीक्षा प्रशासनिक शक्ति के अनुचित उपयोग या उसके दुष्प्रयोग की रोकथाम तथा उपयुक्त उपचार संबंधित प्रावधान प्रशासनिक विधि के मूल सिद्धांत हैं। राज्य के विभिन्न अंग इन सिद्धांतों को पुष्ट करने में कैसे सक्षम हैं, सिद्ध कीजिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इलैबोरेट क्वेश्चन. So you have to write in this question about what are the basic principles of administrative law and how judicial review establishes that the abuse or misuse of administrative power is not taken. How it is possible? When judiciary examines the administrative actions, functions performed by the executive, then judicial review takes place on the basis of few fundamental principles such as rule of law. Second, provisions of the constitutions. Provisions of the constitution. Laws passed by legislature. Principle of natural justice. Due process of law and procedure established by law. Etc. So how judiciary will review that any action of administrative or executive authority is not used or misused or abused? It is on the basis of these principles: rule of law, substance and spirit of the constitution. It must be followed in letter and spirit. Then laws passed by the legislature, that the action of executive and judiciary must be in accordance with the provisions of these laws, and also that any act of executive or administrative authorities must not violate the doctrines of natural justice or due process of law and procedure established by law. तो इसमें उत्तर में आपको लिखना है कि कैसे न्यायिक समीक्षा के द्वारा कार्यपालिका की शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत क्या और कैसे किया जा सकता है। न्यायपालिका जब समीक्षा करती है उन कार्यों की जो कार्यपालिका या प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, तो ये देखती है कि क्या उसमें विधि के शासन का अनुपालन हुआ है।
इसका उल्लंघन तो नहीं हुआ? क्या संविधान के प्रावधानों के अनुसार हुआ है? क्या जो विधि विधायिका द्वारा पारित की गई है उसके अनुरूप है कि नहीं है? और साथ ही कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जैसे प्राकृतिक न्याय, विधि की सम्यक प्रक्रिया, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन सब के बारे में लिखेंगे। और जब इसके बारे में लिखेंगे तो विधि का शासन, कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, विधि को सभी का समान संरक्षण प्राप्त है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो दैट इज हाउ यू विल राइट एंड यू विल गिव सर्टेन करंट एग्जांपल्स like the Supreme Court state the 3 farm laws passed by the Parliament last year. Why? To examine the executive authority of passing these laws, whether these laws were in accordance with the provisions of the Constitution or not. तो आप कृषि कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया, इसका उदाहरण लिख सकते हैं। उसके पहले आप देख सकते हैं कि जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 पास हुआ था, जिसमें कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मानते हुए खारिज कर दिया। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अभी आज के न्यूज़पेपर में है, यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि जो नीट एग्ज़ाम है या जो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन और 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है, वो मेरिट का वायलेशन नहीं करता है और कोटा सिस्टम से, रिजर्वेशन से मेरिट का वायलेशन नहीं होता है। ये आज के जजमेंट्स में, सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट्स आज के न्यूज़पेपर्स में है, इसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से रिसेंट एग्जाम्पल्स के साथ आप इसको लिखेंगे कि कैसे न्यायपालिका ये काम करती है। क्वेश्चन 3C, रेगुलेशन इज एन ओल्ड बट इंक्रीजिंगली नेसेसरी मोड ऑफ सोशल कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिटिकल इंटरवेंशन इनटू सोसाइटल प्रोसेस। एग्जामिन इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। विनियमन सामाजिक प्रक्रियाओं में सामाजिक समन्वय और राजनीतिक हस्तक्षेप की एक पुरानी एवं निरंतर आवश्यक विधि है। वैश्वीकरण के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए। सो फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज रेगुलेशन, दैट इज मेकिंग रूल्स, रेगुलेशंस, मेकिंग रूल्स, लॉज, प्रोसीडियर्स फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग, वॉक ऑफ लाइफ, एंड it is possible only through social coordination and political intervention into societal process. Now give the example of COVID pandemic, COVID-19. What happened when COVID pandemic struck the world? Immediately what came into existence? Certain regulations known as COVID appropriate behavior, maintaining physical distancing, wearing mask, washing your hands frequently, taking care of your health and hygiene, development of your, boosting your immunity system, taking jabs, vaccination on time, and follow all COVID appropriate norms and behavior. Government what did in this direction? With the help of civil society, NGOs, and from local to state to the central level, immediately Epidemic Prevention Act was enforced, provisions of Disaster Management Act came into existence, lockdown
was declared, containment zones were made that affected our social and day-to-day behavior of our lives. So that is how you can write about this with the current examples of COVID pandemic. तो आप लिख सकते हैं कि विनियमन का अर्थ क्या है? विनियमन का अर्थ है नियम और प्रक्रियाएं बनाना। ये काम कौन करता है? सरकार करती है। लेकिन इसके लिए क्या किया जाता है कि सामाजिक प्रक्रियाओं में इसे सम्मिलित किया जाता है, शामिल किया जाता है, जो कि राजनीतिक हस्तक्षेप से होता है। तो जैसे ही आप उदाहरण देंगे अब एकदम नए कोविड महामारी का, कि कोविड-19 ने जैसे ही सारी दुनिया में अपने पांव पसारे तो अचानक से सारे देश में, सारे दुनिया में नए नए नियम, कानून, व्यवस्थाएं, विनियमन सामने आ गए कि मास्क पहने, नियमित रूप से हाथ धोते रहें, भौतिक दूरी का ध्यान रखें, कोविड न फैलने पाए ऐसे व्यवहार का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, अपना समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता का विकास करें और जो भी कोविड के लिए आवश्यक हो सकता है कि उसको रोका जा सके, उसका नियंत्रण किया जा सके, वैसे विनियमन आ गए। सरकार ने 100 साल पुराने महामारी प्रतिरोध अधिनियम को लागू कर दिया। सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वो सारे प्रावधान लागू किए जिसके द्वारा इस महामारी को रोकने में मदद मिल सकती है। लॉकडाउन की घोषणा की गई, कंटेनमेंट जोन बनाए गए, ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, इन पर ध्यान दिया गया। ये सारी चीजें आप लिख करके अपना ये उत्तर पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन 4A, द न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल अप्रोचेस गवर्नेंस ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ एन एक्टिव and involved citizenship, wherein the role of public officials is to facilitate opportunities for citizens' engagement in governance. Explain. नव लोक सेवा प्रतिमान शासन को एक सक्रिय एवं संबद्ध नागरिकता के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें सरकारी अधिकारियों की भूमिका शासन में नागरिक सहभागिता के अवसर प्रदान करना है। व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो first you tell about what is the new public service model, that how government provides services through new method, manner and platforms, so as to ensure that all public services are made available to the targeted beneficiaries well in time, eliminating the middlemen and corruption, and maintaining the sanctity of the entire process. So how it is done? Through new service delivery model, through JAM Trinity, Jan Dhan Aadhaar Mobile, direct benefit transfer, direct cash transfer, BAPU, biometric assisted physical units, biometrically assisted physical units, right to information, citizens charter, real time information, through QRT, quick reaction team, or ZRT, zero response team. So these are the new models of public services. तो ये नए तौर तरीके हैं कि जनता तक, लाभार्थियों तक सरकार की योजनाओं, सुविधाओं का लाभ सीधे लक्षित लाभार्थी तक पहुंचे। बीच में जो बिचौलिए हैं, भ्रष्टाचार हैं, जो अनियमितताएं हैं,
वो दूर की जा सके। और इसके लिए क्या करना होगा? सेवा के नए प्रतिमान, नए तौर तरीके अपनाने होंगे। ये क्या है जो अपनाए जा रहे हैं? जैसे जनधन आधार मोबाइल है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, बायोमेट्रिक आधारित भौतिक मशीनें, सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, सही समय पर सही सूचना, क्विक रिस्पांस टीम एंड जीरो रिस्पांस टीम, यानी कि त्वरित अनुक्रिया समूह, शून्य अनुक्रिया समूह। और इस तरह से आपको ये उत्तर लिखना है कि कैसे अगर पब्लिक सर्विसेज में इन्हें फॉलो किया जाए, पब्लिक ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन सिस्टम्स को फॉलो करें तो कैसे वो गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, सिटीजन्स को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 4B, न्यू वेबेरियन स्टेट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द मॉडल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स इनटू अ मॉडल फोकस्ड ऑन मीटिंग सिटीजन्स नीड्स, डिस्कस। नव वेबेरियन राज्य में प्रशासनिक संरचनाओं के संचालन के प्रतिमान को नागरिक आवश्यकता पूर्ण करने पर केंद्रित प्रतिमान में परिवर्तित करना सम्मिलित है, विवेचना कीजिए। तो अब इसमें तो पहले आपको बताना है कि नियो वेबेरियन मॉडल क्या है। यानी कि जब आप क्लास नोट्स में देखेंगे या वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखना चाहें तो उसमें अवेलेबल है, देख सकते हैं कि हमने आपको बताया कि मैक्स वेबर के पहले ब्यूरोक्रेसी पर जितने भी विचार दिए गए और मैक्स वेबर के बाद जो ब्यूरोक्रेसी पर विचार है, नौकरशाही पर जो विचार मैक्स वेबर के पहले और मैक्स वेबर के बाद आए, उनको दो बड़े हिस्सों में बांट दिया गया। वेबर पूर्व प्रतिमान, वेबर पश्चात प्रतिमान। तो वेबर पश्चात जो प्रतिमान आए उन्हें ही नव वेबेरियन प्रतिमान कहते हैं। So what happened that all those principles and theories which were given on bureaucracy prior to Weber and after Weber, Max Weber, they were divided into two broad categories, pre-Weberian and post-Weberian. So in the post-Weberian model, the type of principles, practices which were adopted were termed as new Weberian. So first explain what is new Weberian state, and then when you will study about the new Weberian model in bureaucracy lecture which we cover in the syllabus, then you will find that how the new Weberian model has presented and propounded a new structure of administrative setup. And keeping in mind those new Weberian state of administrative structure, you have to write this answer. तो जब आप पढ़ेंगे कि नव वेबेरियन प्रतिमान में प्रशासनिक संरचनाओं के लिए किस प्रकार से पुराने प्रशासन की बदला में नए प्रशासन की व्यवस्था की गई, नई संरचना बनाई गई, उसी के आधार पर कैसे हम नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, यही आपको बताते हुए अपना उत्तर लिख देना है। जो कि आप जब नौकरशाही का अध्याय पढ़ते हैं और उसमें मैक्स वेबर के विचार पढ़ते हैं तो हम आपको मैक्स वेबर के पहले और मैक्स वेबर के बाद भी जो नौकरशाही पर सिद्धांत दिए गए वो बताते हैं, और उसी में आप देखेंगे कि नव वेबेरियन विचारधारा क्या है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था क्या दी गई है जो पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था से अलग बताई गई, और कैसे उसके द्वारा आप नागरिकों की आवश्यकताओं को बेहतर पूरा कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेगमेंट ए, दैट इज 4C, लोक प्रशासन में नेतृत्व से अधिक महत्वपूर्ण, रोचक या रहस्यमय कुछ भी नहीं है। रणनीतिक नेतृत्व के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। नथिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस देन लीडरशिप। एनालाइज द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप।
So what you will do in this question? First, as you will find, when we move to the portion of leadership in our syllabus, then what are the definition of leadership? How do we define leadership? Types of leadership: innovative leadership, creative leadership, transformational leadership, transactional leadership, neo-charismatic leadership. And then you will be able to answer this question when you know about the models and types of leadership. Then styles and techniques of leadership. तो नेतृत्व क्या है, इसको परिभाषित करेंगे। ये आप अपने पाठ्यक्रम में जब हम लोग नेतृत्व के विषय पर पहुंचते हैं तो वहां बात करते हैं कि नेतृत्व क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रतिमान क्या हैं, उसकी शैलियां क्या हैं। अनुप्रस्थकारी नेतृत्व, रूपांतकारी नेतृत्व, नव करिश्माई नेतृत्व, नेतृत्व की नई तरीके की शैलियां, नेतृत्व के नए उभरते प्रतिमान, और इस तरह से रणनीतिक नेतृत्व क्या है, आप इस उत्तर को बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। अब हम आते हैं सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5 ए। द अप्रोच टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन in its environmental context is especially more useful for developing countries. Comment. पर्यावरण के संदर्भ में प्रशासन के अध्ययन का दृष्टिकोण विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से अधिक उपयोगी है। टिप्पणी कीजिए। So this question is asked from the portion of comparative and development administration in your paper 1. So how our administration is affected by its surroundings, which the Riggs'ian model state that ecology of administration. So environment or the surrounding of administration is very important in deciding the approach of studying the administration, and it is very useful for developing countries. So first you will have to define what is ecology of administration, what do we mean by environment and surroundings of administration, and then how it can be helpful and useful in developing countries by giving examples such as in India, right from 73rd, 74th Constitutional Amendment Act, empowerment and strengthening of local bodies began to take place, and it is still the process which is continuously going on. And we need to further empower and strengthen our urban governance, local governance, grassroots governance, democratic decentralization. These are the examples that you will give. तो आप पहले बताएंगे कि पर्यावरण की पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, प्रशासन की पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, और प्रशासन की पारिस्थितिकी जो कि रिग्स के द्वारा दिया गया प्रतिमान है, उसमें प्रशासन की पारिस्थितिकी या पर्यावरण या वातावरण क्या होता है, पहले इसको बताएं, और फिर कैसे ये विकासशील देश के लिए और भी अधिक उपयोगी है। इसमें भारत के पंचायती राज संस्थानों का उदाहरण देते हुए 73वें 74वें संविधान संशोधन से शुरू कीजिए और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तक आ जाइए। क्वेश्चन 5B, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स राइट्स हैव लेड डाउन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। इलैबोरेट। लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों ने विकास की एक सुदृढ़ नींव रखी है, विस्तार पूर्वक विवेचना की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Yesterday only Supreme Court had pronounced a judgment on women rights related to their claim in the ancestral property or property earned by father and mother. Then there has been
law passed by the parliament for increasing the age of women for marriage from 18 to 21. Then there are many laws which were passed recently, such as Triple Talaq, Domestic Violence Act, Prevention of Sexual Harassment, giving equal opportunity to women in management, corporate, private sector, governance and administration. And even in the recent judgment of the Supreme Court, women were allowed to give entry to the armed forces as a permanent commissioned officer through NDA and other methods of recruitment to the Indian Armed Forces. How the women have broken the glass ceiling right from startup to the examples of Indira Nui in Coca-Cola to Shaw Wallace Group, giving the examples from social movement of Medha Patakar to political personalities like Indira Gandhi, Sushma Swaraj, to the present day role model and icon Indira Nui, the WHO Director Dr. Swaminathan, IMF WTO Chief Economist Manjula Gopinath, a number of examples. So how they have laid down a strong foundation of development, you have to give this example and elaborate and complete your answer. तो लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों ने विकास की एक सुदृढ़ नींव रखी है। इसमें आप बताएं कि कैसे आज़ादी के बाद से संसद ने बहुत से कानून बनाए, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से निर्णय दिए, उन कानूनों की व्याख्या करके उनके केस लॉज को कोट करते हुए बताइए कि कैसे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया, बराबरी का हक दिया गया, रोजगार में, अर्थव्यवस्था में, प्रबंधन में, उद्योग में, निजी क्षेत्र में, कॉरपोरेट क्षेत्र में उनको समानता का अधिकार देने के प्रयास हो रहे हैं। कुछ उदाहरण दीजिए, इंदिरा नूई से लेकर मंजुला गोपीनाथ से लेकर डॉक्टर स्वामीनाथन जो WHO में इस समय निदेशक हैं, से लेकर आप राजनीतिक क्षेत्र की महिला नेत्रियों का उदाहरण दें, सामाजिक कार्य क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का उदाहरण दें, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। और इस तरह से आप बताएं अपने उत्तर में कि कैसे इन महिलाओं ने विकास की एक सुदृढ़ नींव रखी है, कैसे भारत के ग्रामीण पंचायतों में 10 लाख से अधिक महिला जनप्रतिनिधि चुन करके आई हैं जो गांव की विकास की रूपरेखा को बदल रही है। ये उदाहरण देकर के आप अपनी बात करें। 5C, performance appraisal needs to be seen beyond the mere suitability of the official for vertical promotion. Explain. Very good question. Again, निष्पादन प्रदर्शन मूल्यांकन को केवल लंबवत पदोन्नति के लिए अधिकारी की उपयुक्तता से परे देखा जाना चाहिए। व्याख्या की तो पहले तो फर्स्ट यू डिफाइन व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट जस्ट about a routine annual regular exercise of the suitability of any employee for lower position to higher position of promotion. No, but how the capability, suitability, competence, knowledge of that employee can be utilized in the best interest of the organization. That is the 360-degree analysis of performance appraisal. That is the purpose of performance appraisal. Not just achieving the targets, but the method and manner in which the targets have been achieved. How the team spirit has been built up. How the communication and coordination has taken up. How the lower officials have been taken into confidence, tasks given to them. So these are the benchmarks and yardsticks of effective performance appraisal. You have to write about this.
कि आप लिखें कि किसी के संगठन में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन का अर्थ केवल ये नहीं है कि कैसे उसे एक निम्न क्रम से उच्च क्रम पर प्रोन्नत कर दिया जाए, बल्कि यह भी देखना निष्पादन कार्यक्रम मूल्यांकन का हिस्सा है कि उस व्यक्ति ने अपने संगठन में न सिर्फ कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया, क्या योजना और प्रक्रिया अपनाई, कैसे अपनी टीम बनाई, कैसे निम्न और मध्य क्रम के अधिकारियों और कर्मचारियों को साथ में लिया, कैसे उन पर विश्वास किया, कैसे उनको जिम्मेदारियां कार्यदायित्व सौंपे, कैसे संगठन और सहकर्मियों को साथ लेकर आगे बढ़े। जब आप ये सारे बातें अपने उत्तर में लिखेंगे तो ये आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। 5. EMIS has evolved and gone far beyond its traditional advantages due to technological advancements. Comment. तकनीकी प्रगति के कारण MIS विकसित हुआ और अपने पारंपरिक लाभों से बहुत आगे निकल गया है। समीक्षा कीजिए। तो पहले तो MIS क्या है ये बता दीजिए। तो MIS का मतलब हो गया मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सूचना प्रबंधन प्रणाली। सो फर्स्ट यू डिफाइन व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी हम आपको क्लास में कराते हैं, उसका आप नोट्स देख सकते हैं। और कैसे इस टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, अपग्रेडेशन हुआ, तो आज ये अपने पुराने रूप से कहीं बहुत आगे बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 6A, emphasis on cost control and reducing public expenditure has diverted the focus of government budgets from the basic objectives of reallocation of resources, bringing economic stability and promoting social equity. Examine. लागत नियंत्रण और सार्वजनिक व्यय कटौती की प्रमुखता से सरकारी बजट का ध्यान संसाधनों के पुनः आवंटन, आर्थिक स्थिरता लाने और सामाजिक समानता संवर्धन के मूल उद्देश्यों से हट गया है। परीक्षण की इन्हें अब आपको इसमें बताना है कि हाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज बीन स्काई रॉकेटिंग। देन द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू इंट्रोड्यूस Fiscal Responsibility and Budget Management Act, FRBM Act. Then government emphasized upon reducing the revenue and capital deficit, and in doing so government started reallocating resources, and when we reallocate resources then our priorities change. From social sector we move towards industrial and economic sector. From agronomy, from small, micro, medium enterprises, we move on to large infrastructural projects, core and mother industries, huge factories and industries, which result in the overall impacting the large number of people working in agricultural sector, MSME sector and small sectors of economy or unorganized economy. Then you will give the example of COVID-19, that how with this COVID-19 GST collection and other tax revenue targets were not able to be achieved. State governments could not be given compensation from the GST compensation fund. Government was forced to spend more and more upon health infrastructure, medical supplies, oxygen supplies and other vaccination research and vaccination providing to the people.
सो गिविंग दिस एग्जाम्पल यू हैव टू राइट द आंसर। तो आपको ये उत्तर इस तरह से लिखना है कि जब सरकार के ऊपर लगातार आप देखेंगे वर्षों से सरकार की खर्च और व्यय करने की स्थिति लगातार बढ़ती चली गई, जिसका असर सरकार के ऊपर यह हुआ कि सरकार को FRBM अधिनियम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लाना पड़ा। राजस्व और पूंजी घाटा को कम करके कैसे नियंत्रण में लाया जाए, इसके उपाय करने पड़े। और जब सरकार ऐसा करती है तो उसका ध्यान बड़ी अर्थव्यवस्था, उद्योग, उसकी ओर चला जाता है। कृषि, छोटे लघु मध्यम उद्योग से ध्यान हट जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। अर्थव्यवस्था का असंगठित क्षेत्र ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है भारत में, इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। यहीं पर गिग इकोनॉमी को आप एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं। गिग इकोनॉमी ले आएंगे, यानी कि कैसे जोमेटो, उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को रोजगार दिया। क्यों गवर्नमेंट को इसे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, यहाँ पर मुद्रा और स्टार्टअप का भी एग्जाम्पल देंगे और इस तरीके से अपना उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6B, in modern context, Rigsian terms have not altogether disappeared but have emerged in different forms and newer meanings. Discuss. आधुनिक संदर्भ में रिग्जियन शब्दावली पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई है, बल्कि नए अर्थों के साथ विभिन्न रूपों में उभरी है। So what you will do here, you will have to write about the Rigsian principle, that is the ecology of administration, and what he has given the principle called Sala prismatic model, and how in Sala prismatic model he has coined and used new types of terminologies and words such as polycommunalism, polynormativism, बाजार कैंटीन, फॉर्मलिज्म, नेपोटिज्म, बाजार कैंटीन, overlapping. Then he used terms like club, collect, peria, etc. So these terminologies, how and in what reference Riggs had used, you have to explain it. And now in the present context, these words or terminologies might not be used these days, but they are still relevant and very much in the usages with different names, forms and assumptions. You have to write this in question. तो आपको बताना है कि रिग्स का प्रशासन की पारिस्थितिकी का सिद्धांत क्या है, और उसमें उन्होंने साला प्रिज्मेटिक मॉडल दिया, वो क्या है, और फिर उसमें बहुसंप्रदायवाद या बहुसमुदायवाद, बहु मूल्यवाद,
बाजार, कैंटीन जैसे तमाम नए नए तरह के शब्दों का प्रयोग नए नए अर्थों और नए नए रूपों में किया। वो क्यों किया, ये जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और अतिव्यापन जैसे शब्द प्रयोग किए, फिर क्लब, क्लेट, पेरिया, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया। तो आज भले ही अब इन सारे शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग रूपों और शब्दों के नाम से प्रशासन में जीवित हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं और प्रासंगिक भी हैं। यही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A striking feature of economic development is an apparent symbiotic evolution of strong states and strong market economies. Analyze. आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता सुदृढ़ राज्यों एवं सुदृढ़ बाजार अर्थव्यवस्थाओं का एक स्पष्ट सहजीवी उद्भव है। विश्लेषण कीजिए। So in this question you have to write about the cooperation, coordination, assimilation and the tone, tenor, theme and temperament of state versus strong market economy relationship. You cannot have one on the sacrifice of other, and you should not have a strong state sacrificing the economy or a strong economy compromising the strong state. Rather, a strong state and a strong economy, they are complementary to each other. More the state will become stronger, more the economy will grow. More the economy will grow, more the state will become strong. So it has a symbiotic relationship. For example, give South Korea, Singapore, Japan, European economies, particularly France and Germany, Britain, rise of USA, and in the recent past we may or may not like it, but the rise of China as a strong state and a strong economy. That is how you should approach this question. तो आपको देखना होगा कि एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था से ही संभव है। ये नहीं हो सकता कि आप बाजार अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें और राज्य को कमजोर कर दें, या राज्य को कमजोर करें और बाजार अर्थव्यवस्था को बेहतर कर दें, बल्कि बाजार और राज्य एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अगर राज्य सुदृढ़ होता है तो बाजार अपने आप मजबूती पकड़ता है, अगर बाजार मजबूती पकड़ता है तो राज्य की शक्ति बढ़ती है। जिसमें आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग से लेकर के आप यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में विशेषकर फ्रांस, जर्मनी का उदाहरण दे सकते हैं। अमेरिका का पूरा उभार कैसे एक शक्तिशाली राज्य ने एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बना दी, और हाल के वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था कितनी शक्तिशाली होती चली गई, और साथ ही साथ उसी में हमने देखा कि चीन का राज्य भी कितना शक्तिशाली होता चला गया। इन उदाहरणों के साथ आप इस उत्तर को पूर्ण करें। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. A. Policy problems are increasingly tending towards being wicked. Discuss the capacity and preparedness of the state to tackle such problems. नीतिगत समस्याएं तेजी से हानिकारक होने की ओर प्रवृत्त हो रही।
ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य की क्षमता और तत्परता की विवेचना कीजिए। तो ये जो आपका सिलेबस का पेपर 1 है, उसमें पब्लिक पॉलिसी का एक चैप्टर है, एक यूनिट है, ये क्वेश्चन वहाँ से है। तो जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो पहले बताते हैं कि पॉलिसीज़ किसे कहते हैं, क्या होती हैं पॉलिसीज़, उनकी डेफिनेशन क्या है, और फिर पॉलिसी के सामने चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, जैसे कि व्हाट इज़ पॉलिसी, टाइप्स ऑफ पॉलिसी, एंड देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस बिफोर पॉलिसी, its implementation. So there are structural functional problems, there are social and economic problems, there are technological issues, there are administrative and bureaucratic hurdles, there are political interference, there could be a number of such challenges and problems which we find in the execution or implementation of plan, policies and program. And then we also give certain remedial measures and recommendation how to overcome these problems. Otherwise, the problems in policy implementation will become wicked, will cause huge losses, damages. तो अगर योजनाओं और नीतियों को सही तरह से लागू न किया जाए तो नीतियां हानिकारक होती जाती हैं। तो नीतियां क्या हैं, पहले इसको परिभाषित कर दें, और फिर नीतियां क्या होती हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, और इनमें आने वाली समस्याएं और चुनौतियां क्या हैं, जैसे कि सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, तकनीक और प्रौद्योगिकी की समस्याएं, राजनीतिक हस्तक्षेप, नौकरशाही का अनधिकृत और अनुचित हस्तक्षेप। तो नीतियों के क्रियान्वयन में ये सारी समस्याएं आती हैं, और अगर इनको दूर न किया जाए तो नीतियां हानिकारक हो जाती हैं, क्योंकि वो अपना अपेक्षित लाभ, प्रभाव और परिणाम नहीं दे पाती। 7B, zero based budgeting was intended to get away from incrementalism but ended up being the most incremental of any budgetary approach. Discuss. शून्य आधारित बजट का उद्देश्य क्रमिक वृद्धिकता से परे होना था, परंतु यह किसी भी बजटीय उपागम की तुलना में सबसे अधिक वृद्धिशील होने का कारण समाप्त हो गया। विवेचना कीजिए। तो आप फर्स्ट यू विल डिफाइन व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग, एंड देन व्हाट इज इंक्रीमेंटल बजटिंग, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द टू, देन हाउ the primary objective of zero based budgeting was defeated when it started practicing adopting the features of incremental budgeting. This is all you have to write in this question. तो शून्य आधारित बजट क्या होता है, पहले आप इसको बता दीजिए, इसकी परिभाषा दे दीजिए, व्याख्या कर दीजिए। फिर ये समृद्धिकारी बजट से कैसे भिन्न है, क्यों समृद्धिकारी बजट के दोषों को दूर करने के लिए शून्य आधारित बजट लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे शून्य आधारित बजट ने उन्हीं सारे विशेषताओं को अपना लिया जो कि समृद्धिकारी बजट में थे, तो जो मूल उद्देश्य था वही विफल हो गया। तो जब आप बजट पढ़ते हैं तो उसमें बजट के प्रकार हम बताते हैं आपको, टाइप्स ऑफ बजटिंग। उसी में कई तरीके की बजटिंग है, जैसे कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम PPBS, परफॉर्मेंस बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, मिशन बेस्ड बजटिंग, जेंडर बजटिंग, ग्रीन बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग। कई तरीके की बजटिंग है जिनके फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं, तो आप इस उत्तर को बेहतर समझ जाएंगे। 7C, ICT has immense potential to transform governance and empower citizens. Examine. Very good question. ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में शासन को परिवर्तित करने और नागरिकों को सशक्त बनाने की अपार संभावना है। परीक्षण कीजिए। ये तो मैंने आपको यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपको क्लास में बड़े विस्तार से कराया है। कहाँ कहाँ आपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, कर रहे हैं, और आगे इसको बढ़ रहा है। और कोविड पैंडेमिक ने कैसे अचानक बहुत तेज़ी से सब कुछ ऑनलाइन मीडियम में शिफ्ट कर दिया,
जो शायद धीरे धीरे 2-4 साल 5 साल में होता, उसको कोविड ने एक ही साल में ऑनलाइन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को स्पीड अप कर दिया। तो हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पुलिस, क्राइम कंट्रोल, भरे हैं एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं कि कैसे इसको आप सिटीजन्स को एम्पावर कर सकते हैं और बेहतर गवर्नेंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8A, द सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ SDGs objectives largely depend upon the wisdom, experience and far-sightedness of the actors involved and their willingness to cooperate in the implementation process. Analyze. SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के उद्देश्यों की सफल प्राप्ति मुख्य रूप से संबद्ध कर्ताओं की बुद्धिमत्ता, अनुभव और दूरदर्शिता तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में सहयोग करने की उनकी इच्छा पर निर्भर करती है। विश्लेषण कीजिए। तो पहले तो आप बता दें, फर्स्ट यू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज एनुंशिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, and then how the wisdom, experience and farsightedness of the actors in all the stakeholders involved in it. So you can complete this answer. तो आप बताएं कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किए थे, और कैसे इनको बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है जब इससे जुड़े सारे लोग यानी सरकारें, NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट, नेटवर्क्स, ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलजुल करके जब काम करेंगे तभी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये केवल अकेले गवर्नमेंट से नहीं हो सकता है, इसके लिए सिविल सोसाइटी को भी साथ आना होगा, ये आपको एग्जाम्पल देना होगा। और इसके लिए आप रिसेंट एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश ने पिछले 1 दशक में बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल किया, कैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों ने सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स पर काम किया, कैसे भूटान ने हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स का कंसेप्ट दिया, और भारत में इस दिशा में क्या काम हो रहा है, ये आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन 8B, ग्रुप्स वर्क टू एलिवेट इश्यूज ऑन द पॉलिसी एजेंडा or seek to deny other groups the opportunity to place issues. In this background, discuss the role of interest groups in agenda setting in the developing countries. समूह नीति एजेंडे के अंतर्गत मुद्दे उठाने के लिए कार्य करते हैं या अन्य समूहों को मुद्दे रखने के अवसर से वंचित करने का प्रयास करते हैं। इस पृष्ठभूमि में विकासशील देशों में कार्यसूची निर्धारण में हित समूहों की भूमिका की विवेचना कीजिए। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम पब्लिक पॉलिसी। सो इन द पॉलिसी मेकिंग there are many actors, many factors, many stakeholders like state government, like government, executive, parliament, etc., etc. And then there are pressure groups and interest groups. Define what are pressure groups, define what are interest groups. Give them few examples, give their few examples. तो पहले तो आप देखेंगे कि ये लोक नीति वाले विषय से लिया गया है। तो आप पहले बताएंगे कि जो लोक नीति है इसको सरकार, कार्यपालिका, विधायिका, संसद, ये सब बहुत सारे लोग मिल करके तैयार करते। फिर उसमें बताएंगे कि दबाव समूह क्या है और हित समूह क्या है, इनकी व्याख्या और इनको परिभाषित करेंगे। और जब आप इंटरेस्ट ग्रुप्स को डिफाइन कर देंगे तो फिर देखेंगे कि कैसे ये इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं पॉलिसी मेकिंग को इंपैक्ट करते हैं। Then you'll be able to understand this question. And the last question of paper 1, segment B, 8C. Civil servants generally tend to exhibit the values and ethical framework of the political executives under whom they function. Explain. सिविल सेवक प्रायः उन राजनीतिक कार्यपालकों के मूल्य
और नैतिक रूपरेखा का प्रदर्शन करते हैं जिनके अधीन वे कार्यरत हैं? व्याख्या कीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ इट इज अ फिलोसॉफिकल इमेजिनरी क्वेश्चन वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू read, write and understand that the political leadership, whatever it does, the manner in which it behaves, the action, words and deeds of the political masters, they profoundly influence the executive officials working under them. If the political masters, if the political leadership is honest, clean, committed, accountable to the people and the electorates, believes in the principles of rule of law, follows that the constitution must be complied with in letter and spirit, and the benefits of government schemes should reach to the last person in the hierarchy of society. If political leadership has this much of dedication, wisdom and commitment, then there is no doubt about it that the executive machinery, the officers of administration working under such a political leadership will automatically tend to perform better and will be motivated by the living example of their political master. तो जाहिर सी बात है कि यदि हमारा राजनीतिक नेतृत्व करने वाले लोग प्रतिबद्ध होते हैं, ईमानदार होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधि के शासन में विश्वास रखते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार और अनियमितता उसके लिए शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाते हैं, अडॉप्ट जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, तो स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है कि उनके अधीन कार्य करने वाले जो कार्यपालिका के अधिकारी हैं उन पर इसका बड़ा ही सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव और परिणाम होता है। वो स्वयं अभिप्रेरित होते हैं और स्वयं उनके आचरण व्यवहार में वह चीजें दिखाई देने लगती हैं जैसा कि वे अपने राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं में देखते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत होता है तो उसका दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। तो इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं सरदार पटेल का। यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ सरदार पटेल हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और कैसे उन्होंने आज़ादी के बाद उस समय की जो सिविल सर्विसेज स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया था उसको कैसे इंडियनाइज किया, मोटिवेट किया, रीऑर्गेनाइज किया और सिविल सर्विसेज को आज़ादी के बाद उस दौर में जब पार्टीशन हो चुका था, चारों तरफ कत्ल गारत, खून खराबा, हिंसा आगजनी का माहौल था, देश में बेहद गरीबी, निरक्षरता, असमानता थी, हर तरीके का देश के सामने चुनौतियों का भंडार था, समस्याएं थीं। उस समय में हमारे राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं ने कैसे देश को एक सक्षम नेतृत्व ही नहीं प्रदान किया बल्कि सिविल सेवाओं का मार्गदर्शन भी किया। और उसके बाद आप आ सकते हैं कि कैसे फिर सरदार पटेल के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हुए इंदिरा गांधी होते हुए आप वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी तक आ जाए कि कैसे उन्होंने अपने आचरण और व्यवहार से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और वर्तमान नौकरशाही को प्रभावित किया। दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट दिस क्वेश्चन। So all my good wishes, best of luck and blessings to you all. For second paper, we will come up with the next video. तो अब हम दूसरे प्रश्न पत्र के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। ये काफ़ी लंबा हो गया है, आप पहले इसको देखें एंड कीप राइटिंग
कीप सक्सीडिंग। लिखते रहें, सफल होते रहें, आगे बढ़ते रहें। शुभकामनाएं, आशीर्वाद।